हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। आज के अंक में हम हिंद यवन शक पार्थियाई या पहलव कुषाण वंश के शासकों का भारत पर आक्रमण और उनके प्रभाव के बारे में जानेंगे। यह आक्रमण मौर्योत्तरकालीन भारत पर हुआ था और भारत पर इस विदेशी आक्रमणों का जो क्रम था वह सर्वप्रथम हिंद यवन या बैक्ट्रियाई यूनानी आए, दूसरे नंबर पर शक, तीसरे नंबर पर पार्थियाई या पहलव और चौथे नंबर पर कुषाण शासक थे। पुष्यमित्र शुंग के शासन में यवनों ने पश्चिम से आक्रमण किया था और पतंजलि और कालिदास ने इस हमले का उल्लेख अपनी रचनाओं के माध्यम से किया हुआ है। भारत में विदेशी सत्ता स्थापित करने वाले पहले विदेशी यवन थे। एक नंबर का प्रश्न यदि पूछा जाता है कि भारत पर सर्वप्रथम विदेशी सत्ता स्थापित करने वाले विदेशी कौन थे, तो वह विदेशी हिंद यवन थे। 250 ईसा पूर्व के लगभग बैक्ट्रिया के गवर्नर डायोडोटस ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और इसी समय औरेक्सस ने पार्थिया में अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। बैक्ट्रियाई शासक डेमेट्रियस ने 183 ईसा पूर्व के लगभग भारत पर सफल आक्रमण करके पंजाब का एक बड़ा भाग जीतकर साकल सियालकोट, जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, उसे अपनी राजधानी बनाया। डेमेट्रियस के भारत में रहने के दौरान यूक्रेटाइडिस ने बैक्ट्रिया पर अधिकार कर लिया और भारत पर आक्रमण कर झेलम तक पश्चिमी पंजाब को जीतकर तक्षशिला, वर्तमान रावलपिंडी, पाकिस्तान को अपनी राजधानी बनाया। इस तरह भारत में हिंद यवन राज्य की दो शाखाएं स्थापित हुई, जिसमें डेमेट्रियस वंश की शाखा सबसे अधिक प्रसिद्ध थी और इसमें मिनांडर, जिसका समय 165 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व था, वह हिंद यवन शासकों में सबसे अधिक प्रतापी शासक था। इस मेनांडर को बौद्ध धर्म का संरक्षक बताया गया है और मेनांडर का समीकरण मिलिंद से स्थापित किया गया है और इसका उल्लेख नागसेन ने मिलिंद प्रश्न में किया है। इस ग्रंथ में महान बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा राजा मिलिंद के अनेक गूढ़ दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। परीक्षा की दृष्टि से मेनांडर के धर्म के संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि मेनांडर किस धर्म का संरक्षक था, तो मेनांडर बौद्ध धर्म का संरक्षक था और मेनांडर का संबंध मिलिंद प्रणहों से था, जिसकी रचना बौद्ध भिक्षु नागसेन ने की थी और इसमें राजा मिलिंद यानी मेनांडर के अनेक दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। यूक्रेटाइडिस वंश के शासक एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस शुंग शासक भागभद्र के दरबार में आया था और भागवत धर्म को स्वीकार कर बेशनगर विदिशा में गरुड़ध्वज को स्थापित किया था। यह हिंद यवन का शासन स्थापित हुआ। अब हम जानेंगे कि हिंद यवन शासकों का शासन स्थापित होने के पश्चात भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। इन प्रभावों में सबसे पहला प्रभाव वह था कि सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों के सिक्कों पर राजाओं के चित्र और नाम मिलते हैं। जब सिक्कों पर राजाओं के चित्र और नाम लिखे जाने लगे, इससे यह पता चला कि किस शासक ने किस तरह के सिक्के संचालित किए थे। दूसरा प्रभाव यह पड़ा कि हिंद यवन शासक ही पहले शासक थे जिन्होंने सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के चलाए। एक नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए, तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों ने ही चलाए थे। तीसरा प्रभाव यह पड़ा कि भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की हेलेनिस्टिक आर्ट का प्रचलन हुआ। यह हेलेनिस्टिक आर्ट जो है उसे गांधार कला के नाम से भी जाना जाता है और इसी गांधार कला का एक नाम हेलेनिस्टिक आर्ट है। आगे हम पढ़ेंगे कि यह गांधार कला मथुरा कला से किस प्रकार भिन्न है और इस हेलेनिस्टिक आर्ट में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता था। इसके अलावा पांचवा प्रभाव यह पड़ा कि यूनानियों ने सेनानी शासन, मिलिट्री गवर्नरशिप की परंपरा स्थापित की। सेनानी शासन यानी सेना का शासन, किस प्रकार सेना एक राज्य पर अपना शासन स्थापित करती है, मिलिट्री गवर्नरशिप किस प्रकार काम करती है, यूनानियों ने उसे
प्रारंभ किया था और यह भी भारत पर यूनानी आक्रमण के परिणाम स्वरूप स्थापित हुआ। छठा प्रभाव यह पड़ा कि पर्दे के प्रचलन से भारतीय नाट्य कला के विकास में सहायता मिली। जब भी नाटक होता है तो नाटक के समय पर्दे लगाए जाते हैं। जब नाटक प्रारंभ होने वाला होता है तो फिर पर्दे को हटाया जाता है और अगला भाग जब शुरू होने वाला होता है उस समय पर्दा गिराया जाता है। इस पर्दे का प्रचलन यूनानियों के द्वारा हुआ और इस पर्दे के प्रचलन से भारतीय नाट्य कला के विकास में अत्यंत सहायता मिली थी। सातवां प्रभाव यह पड़ा कि जो यूनानियों की देन थी यह पर्दा प्रथा, जिसके कारण भारत में नाट्य कला का विकास हुआ, उस पर्दा को यवनिका कहा जाने लगा। यह यवनों से संबंधित होने के कारण, यूनानियों की देन होने के कारण पर्दे को यवनिका शब्द से संबोधित किया जाने लगा। इसके अलावा आठवां प्रभाव पड़ा कि भारतीयों ने यूनानियों से सांचे में ढली हुई मुद्रा निर्माण की विधि सीखी। जिस प्रकार हम मूर्तियों का निर्माण करते हैं तो एक मूर्ति होता है जिसमें हम अलग ढंग से बनाते हैं और मूर्ति को जब सांचे से ढाल कर बनाते हैं तो उसके आकार प्रकार समान होते हैं। भारतीयों ने यूनानियों से भी मुद्रा निर्माण की इस सांचे से ढली हुई मुद्राओं का निर्माण करना सीखा। और नौवां और महत्वपूर्ण प्रभाव यह पड़ा कि भारतीय ज्योतिष पर यूनानी प्रभाव के फलस्वरूप यूनानी होरोस्कोप शब्द संस्कृत में होरा शास्त्र कहलाया, जिसका हिंदी फलित ज्योतिष हुआ। ये प्रभाव थे जो हिंद यवन के भारत पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप यह प्रभाव पड़े। दूसरा आक्रमण हम लोग शक आक्रमण के बारे में जानेंगे। शकों को चीनी स्रोतों में सई या सई वांग कहा गया है और यह शक सीर नदी दरिया मध्य एशिया के उत्तर में रहने वाले कबायली लोग थे, जनजाति थे। शक या सिथियन 165 ईसा पूर्व में यूची कबीले द्वारा अपना मूल निवास स्थान से खदेड़े जाने के कारण भारत में आए और शक भारत में पूर्वी ईरान से होकर के आए और उन्होंने बोलन दर्रे से होकर सिंधु घाटी में प्रवेश किया और पश्चिमोत्तर और उत्तर भारत में बस गए। भारत में शकों की जो शाखाएं थी वह मुख्य दो शाखाएं थी। पहली शाखा उत्तरी क्षत्रप, यह तक्षशिला और मथुरा के शक शासक थे। दूसरा पश्चिमी क्षेत्र और इस पश्चिमी क्षेत्र में नासिक और उज्जैन के शक शासक थे। शक शासकों की उपाधियां, जो शक शासक थे उन्होंने वैसिलियस, वैसिलियन, महतस, क्षत्रप, महाक्षत्रप स्वामी की उपाधियों को धारण करते थे। और शकों का इसलिए भी महत्वपूर्ण योगदान है कि भारत में शकों ने क्षत्रप शासन प्रणाली का प्रचलन किया था। तक्षशिला के शक शासकों में प्रथम शासक मेउस था और वह भारत का प्रथम शक विजेता था, जिसे तक्षशिला ताम्रपत्र में महाराज मोग कहा गया है। और मेउस के पश्चात एजेज शासक बना। एजेज प्रथम के बाद एजिलिसेज और उसके पश्चात एजिज द्वितीय शासक बने और इनके पश्चात पहलव शासक गोंडोफर्निज ने एजिज द्वितीय को पराजित कर तक्षशिला पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इनके सिक्कों पर हाथी द्वारा लक्ष्मी का अभिषेक करते हुए लक्ष्मी का प्राचीनतम अंकन एजिलिसेज या आइलिस के सिक्कों पर मिलता है। मथुरा के शक शासक, मथुरा का पहला शक शासक राजूल था और उसका मथुरा सिंह शीर्ष अभिलेख है। उसने उस पर अनेक क्षत्रपों के नाम उत्कीर्ण किए गए हैं और मथुरा सिंह शीर्ष अभिलेख में सर्वप्रथम इसी शासक के साथ महाक्षत्रप का प्रयोग किया गया है। मथुरा के ब्राह्मी लेख में राजूल का उल्लेख मिलता है और राजूल के सिक्कों पर उसकी उपाधि राजराज, खरोष्ठी में अप्रतिचक्र, ग्रीक में वैसिलियास, सोटेरस, राजाधिराज त्राता तथा महाक्षत्रप की उपाधि मिलती है। जैन ग्रंथ तिलोय पतंजलि के अनुसार महावीर के निर्वाण के 461 वर्ष बाद शकों ने उज्जैन पर कब्जा किया था और कालकाचार्य कथानक से ज्ञात होता है कि मथुरा के शक पहले उज्जैनी में रहते थे, परंतु मालवा के गर्दभील के पुत्र विक्रमादित्य ने गणसंघों की मदद से इन्हें पराजित किया। इससे यह शाखा
मथुरा चली गई और इसी के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया था। यह विक्रम संवत महत्वपूर्ण संवत था और इसका प्रभाव इतिहास के लेखनों में मिलता है। जब भी हमें ईसवी सन को इस विक्रम संवत में परिवर्तित करना हो तो हमें 57 वर्ष उसमें जोड़ना होता है। जैसे अगर हमें 2021 वर्ष को विक्रम संवत में परिवर्तित करना है तो 2021 प्लस 57 करेंगे तो यह जो इसका योग होगा वह योग 2078 ईस्वी होगा और यह 2078 विक्रम संवत के नाम से जाना जाएगा। मालवा गण का प्रमुख मालादित्य यह मालवा का शासक था और इसकी राजधानी उज्जैन थी। राजुल का उत्तराधिकारी सोडास हुआ और इसे अमोहिनी दाम्पत्य में महाक्षत्रप बताया गया है। अमोहिनी अभिलेख में अमोहिनी नामक जैन गृहस्थ नारी का उल्लेख है और लेख में अर्हत वर्धमान के प्रति श्रद्धा प्रदर्शन किया गया है। सोडास का उत्तराधिकारी तोरणदास था और इस तोरणदास ने कुषाणों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। पश्चिमी भारत के शक पश्चिम भारत में क्षहरात वंश और कर्दमक वंश का शासन था और क्षहरात वंश का शासन महाराष्ट्र में था और इस क्षहरात वंश का पहला राजा भूमक था। भूमक के तांबे के सिक्के पर एक ओर ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा और दूसरी ओर खरोष्ठी लिपि और प्राकृतिक भाषा में लेख उत्कीर्ण हैं। सिक्कों पर लेखों के लिखे जाने से इतिहास के निर्माण में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और इससे उन शासकों के तिथिक्रम को और उनके द्वारा किए गए विशेष कार्यों को स्थापित करने में अत्यंत मदद मिली, क्योंकि साहित्यिक अभिलेखों में किसी बात को जोड़कर या किसी पूर्वाग्रह से कोई बात कहने की परंपरा हो सकती है, लेकिन इस सिक्कों पर किसी प्रकार का कोई फेरबदल संभव नहीं है। इसलिए यह इतिहास के निर्माण में विश्वसनीय स्रोत का कार्य करते हैं। नहपान इस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था और उसे पेरिप्लस के लेखक ने मेम्बरस या नैम्बानुस कहा है। अधिकांश इतिहासकार मेम्बरस को ही पश्चिमी भारत पर शासन करने वाले प्रथम शक नरेश मानते हैं। उसके आर्यमन नामक अमात्य ने जुन्नार लेख निर्गत किया था और नहपान के 3 अभिलेख प्राचीन गोवर्धन नासिक से मिलते हैं, जिसमें से एक लेख पूना के कार्ले गुहा से मिलता है। यह लेख उसके दामाद ऋषभदत्त, उषावदात और पुत्री दक्षमित्रा का था और इस लेख से ज्ञात होता है कि नासिक ने नहपान विहार को दान दिया था। लेख में उसे 3 लाख गायों का दान करने वाली की उपाधि दी गई है। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपान को मारकर जोगलथम्बी स्थित कोषागार पर अपना अधिकार कर लिया और उसने नहपान के सिक्कों को पुनरंकित कराया, फिर से अंकित कराया और अंकित कराने के पश्चात उसके मुख्य भाग पर चैत्य तथा मुद्रालेख स्त्रो गौतमीपुतस तथा ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में नहपान के मुद्रा लेख हैं। कार्दमक वंश इस कार्दमक वंश के संस्थापक चष्टन थे, जिनकी राजधानी उज्जैन थी और इस कार्दमक वंश के अंतिम शासक विश्वसेन थे। मध्य भारत में उज्जैन के कार्दमक वंश की शाखा का संस्थापक चष्टन था और इस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन था, जिसका जूनागढ़ अभिलेख भारत में प्राप्त संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख है जो चंपू शैली या काव्य शैली में लिखा गया है। चंपू शैली एक ऐसी शैली है जो काव्य के रूप में लिखा जाता है, जिसे गद्य और पद्य जो 2 विधाएं होती हैं, उन 2 विधाओं में से पद्य विधा जिसे काव्य कहते हैं, इस काव्य शैली में लिखा हुआ अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख से इस बात का पता चलता है कि भारी बारिश के कारण स्थान स्थान से टूट गए सुदर्शन झील के बांध की मरम्मत रुद्रदामन ने अपने कोष से करवाया और चष्टन द्वारा स्थापित राजवंश का अंतिम कार्दमक शासक विश्वसेन था। इसके पश्चात
क्षत्रप शासकों का नया राजवंश रुद्रसिंह द्वितीय द्वारा स्थापित किया गया और पश्चिमी भारत का अंतिम शक नरेश रुद्रसिंह नरसिंह तृतीय था। इसी को हराकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी भारत से शक सत्ता को समाप्त किया था। इसके बाद हमें पार्थियन या पहलव शासकों के बारे में पढ़ना है। पहलव जो थे, जिन्हें पार्थियन के नाम से भी जाना जाता है, यह मूलतः ईरान के निवासी थे और भारत में पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेट्स प्रथम, जिसका समय 171 से 130 ईसा पूर्व था, यह पार्थियन वंश का प्रथम शासक था। पार्थियन वंश का वास्तविक संस्थापक था जिसने भारत पर पार्थियन सत्ता को स्थापित किया था। इस पार्थियन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोंडोफर्निज था, जिसका समय 20 से 41 ईस्वी था और इसकी राजधानी तक्षशिला थी। इसी के शासनकाल के तख्ते वही अभिलेख जो जिला पेशावर वर्तमान पाकिस्तान में है, यह मिला हुआ है और इसी के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस इजराइल से भारत आया था। पार्थीय राजाओं के सिक्कों पर उत्कीर्ण उपाधि धर्मीय या धार्मिक थी। इस तरह परीक्षा के दृष्टिकोण से इस पार्थियन वंश का सबसे प्रसिद्ध शक्तिशाली राजा गोंडोफर्निज था और उसकी राजधानी तक्षशिला थी। इसके पश्चात हमें कुषाण शासकों के बारे में पढ़ना है। तो कुषाण जो थे वह मध्य एशिया में पश्चिमी चीन के यूची जाति के थे और लगभग 165 ईसा पूर्व में इनके पड़ोसी कबीले हिंग नू ने यूचियों के नेता को मारकर इन्हें पश्चिमी चीन का क्षेत्र छोड़ने पर बाध्य कर दिया। इसके पश्चात यह कबीला 2 भागों में विभाजित हो गया, जिसमें एक भाग कनिष्ठ यूची थे, दूसरे ज्येष्ठ यूची थे। जो कनिष्ठ यूची थे वह तिब्बत की ओर चले गए और जो ज्येष्ठ यूची थे वह पश्चिम की ओर बढ़े और उन्होंने बैक्ट्रिया, पार्थिया आदि शासकों को पराजित करते हुए अंततः भारत आए। भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। भारत में कुजुल कडफिसेस, जिसका समय 15 ईस्वी से 65 ईस्वी है, इसने भारत में कुषाण वंश की स्थापना की थी और कुजुल कडफिसेस के बाद कुषाण वंश का अगला शासक विम कडफिसेस हुआ, जिसका समय 65 ईस्वी से 78 ईस्वी था और भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक विम कडफिसेस को माना जाता है और इसने ही सर्वप्रथम सोने और तांबे के सिक्के चलाए थे। विम कडफिसेस ने भारत में सर्वप्रथम अपने नाम से सोने के सिक्के चलाए। परीक्षा के दृष्टि से प्रश्न में अंतर यह होता है कि प्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए, तो प्रथम सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों ने चलाए और सर्वप्रथम सोने के सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, तो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने चलाए, विम कडफिसेस ने चलाया और इनके सिक्के पर एक ओर यूनानी लिपि और दूसरी ओर खरोष्ठी लिपि में लेख अंकित है। खरोष्ठी लिपि वह लिपि होती है जिस ब्राह्मी लिपि में देवनागरी की तरह जो लिखने का कार्य होता है वह बाएं से दाहिने होता है। खरोष्ठी लिपि में लिखने का कार्य दाहिने से बाएं हो होता है। इनके सिक्कों पर शिव की आकृति, नंदी बैल और त्रिशूल का अंकन किया गया है। इन त्रिशूल के अंकन, शिव की आकृति, नंदी बैल से यह संभावना व्यक्त किया जाता है, यह मत व्यक्त किया जाता है कि जो विम कडफिसेस थे वह शैव धर्म के अनुयायी थे, शिव के उपासना करने वाले थे और कुषाण वंश का अंतिम शासक कनिष्क था और जो 78 ईस्वी में शासक बना था और इसी कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि 78 ईस्वी भारत में शक संवत का सूचक है। यहाँ से शक संवत का प्रारंभ हुआ। यही शक संवत है जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने भी ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ तिथियों की गणना करने के लिए, काल की गणना करने के लिए इस शक संवत का प्रयोग किया जाता है और शक संवत को ज्ञात करने की विधि अत्यंत आसान है। जब यह राज्यारोहण की तिथि 78 ईस्वी थी, जिस समय भारत में शक संवत का प्रारंभ हुआ, तो यदि हमें किसी ईस्वी का तिथि शक संवत में ज्ञात करना हो कि वर्तमान तिथि शक संवत में क्या होगी, तो ऐसे स्थिति में हमें जो तिथि दी गई है उस तिथि में से 78 को घटा देंगे तो वह शक संवत की
तिथि होगी, शक संवत की गणना होगी। कनिष्क का चीन के शासक पांचाओ से युद्ध हुआ और इसमें सर्वप्रथम कनिष्क की पराजय हुई, बाद में कनिष्क विजयी हुआ। इस कनिष्क के शासनकाल में ही चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था और कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इसी समिति में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। हीनयानी वह थे जो बौद्ध धर्म के प्राचीन नियमों और सिद्धांतों को उसी ढंग से स्वीकार करने के पक्ष में थे, हीनयानी कहलाए, और जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्राचीन सिद्धांतों में कुछ परिवर्तन किए, परिवर्तन के साथ स्वीकार किया, वह महायानी थे। और कनिष्क इस बौद्ध धर्म के महायान शाखा को प्रशय दिया। कनिष्क ने इस बौद्ध धर्म के महायान शाखा को संरक्षण दिया था। इसी कनिष्क के समय दो कला शैलियों का विकास हुआ। दो नवीन कला शैलियाँ विकसित हुईं, जिनको गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली के नाम से जाना गया। गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली स्थान के नाम और मूर्तियों के निर्माण में प्रयुक्त किए जाने वाले सामग्रियों के आधार पर यह परिवर्तन किया गया, यह विभाजन किया गया। अगला जो वीडियो होगा उस वीडियो में हम इस कला के दोनों शैलियों के अंतर के बारे में जानेंगे कि इन दोनों शैलियों में किस प्रकार का अंतर है। इस तरह आज के इस अंक में हमने देखा भारत पर विदेशी आक्रमण किस क्रम में हुए, सर्वप्रथम किनका शासन स्थापित हुआ और भारत पर सर्वप्रथम विदेशी शासन स्थापित करने वाले कौन थे, तो वह हिंद यवन, जिनको बैक्ट्रियाई या यूनानी के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम विदेशी शासन स्थापित करने वाले हिंद यवन या बैक्ट्रियाई यूनानी थे। और यह जो प्रथम आक्रमण हुआ, यह पुष्यमित्र शुंग के शासन के अंतिम समय में ही यह आक्रमण प्रारंभ हो गया था, जिसका उल्लेख पतंजलि और कालिदास ने अपनी रचनाओं के माध्यम से किया हुआ है। भारत में बैक्ट्रियाई शासक डेमेट्रियस प्रथम था, जिसने सर्वप्रथम आक्रमण करके पंजाब के एक बड़े हिस्से को जीतकर साकल को अपनी राजधानी बनाया था और इस तरह भारत पर अपनी सत्ता स्थापित की थी। इस हिंद यवन राज्य की दो शाखाएं स्थापित हुई थी, जिसमें डेमेट्रियस शाखा जो सबसे अधिक प्रसिद्ध शाखा थी, इसके शासक मिनांडर थे और यह हिंद यवनों में सबसे प्रतापी शासक थे। मिनांडर बौद्ध धर्म के संरक्षक थे और इन मिनांडर का समीकरण मिलिंद से किया गया है और इसका उल्लेख नागसेन नामक बौद्ध भिक्षु ने मिलिंद प्रश्न के नाम से किया है। परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि मिलिंद पणहों की रचना किसने की थी। इस मिलिंद पणहों में किस बात की जानकारी मिलती है? इस मिलिंद पणहों में मिलिंद ने जो गूढ़ दार्शनिक प्रश्नों को पूछा था उनके उत्तर दिए गए हैं और इसी यूक्रेटाइडिस वंश के शासक एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस, जो शुंग शासक भागभद्र के दरबार में आया था और भागवत धर्म को स्वीकार करके विदिशा वेशनगर में गरुड़ ध्वज स्थापित किया था। यह प्रश्न भी परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यवन अधिपत्य का क्या प्रभाव पड़ा, यवन आक्रमण का भारत के समाज पर, भारत के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, वह प्रभाव भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहला यह प्रभाव पड़ा कि सिक्कों पर राजाओं के चित्र और नाम मिलने लगे। इससे हमें तिथिक्रम निर्धारित करने में, इतिहास के निर्माण में अत्यंत सहयोग प्राप्त हुआ और हिंद यवन शासकों ने ही सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के चलाए और भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की हेलेनिस्टिक आर्ट, जिसको गांधार कला शैली के नाम से जाना जाता है, यह गांधार कला शैली की नींव पड़ी। यूनानियों ने मिलिट्री शासन, मिलिट्री गवर्नरशिप, सेनानी शासन की परंपरा को स्थापित किया। पर्दे के प्रचलन से नाट्यकला में विकास हुआ और इस पर्दे को यवनिका के नाम से जाना गया। ढली हुई मुद्राओं का निर्माण किया गया और भारतीय ज्योतिष पर यूनानी प्रभाव के परिणाम स्वरूप होरोस्कोप शब्द, जो यूनानी भाषा का शब्द है, उसका संस्कृत में होरा शास्त्र कहा गया, हिंदी में उसे फलित ज्योतिष कहा गया और यह ज्योतिष के विकास में यूनानियों का महत्वपूर्ण योगदान था। इसके बाद शकों का आक्रमण हुआ और शकों के बाद
जो शासन स्थापित हुआ वह इनकी अनेक शाखाएं थीं। उन अनेक शाखाओं के पश्चात जो अगला शासन स्थापित हुआ उसको पार्थियन या पहलव शासक हुए, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण शासक गोंडोफर्निस थे, जिनकी राजधानी तक्षशिला थी, और इनसे संबंधित अभिलेख तख्ते वही अभिलेख था जो जिला पेशावर वर्तमान पाकिस्तान में स्थित था। और इनके शासनकाल में जो ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस आए थे, यह प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पार्थिव राजाओं के सिक्कों पर उपाधियां क्या थी, तो यह उपाधि जो थी वह धर्मी या धार्मिक की थी। इसके बाद कुषाण शासन स्थापित हुआ, और कुषाणों में कुजुल कड़फिसेस को कुषाण वंश की स्थापना का भारत में श्रेय दिया जाता है, और वास्तविक संस्थापक इस विम कड़फिसेस को माना जाता है, जिन्होंने सर्वप्रथम अपने नाम से सोने के सिक्के चलाए थे, जिसमें एक और यूनानी लिपि और दूसरी ओर खरोष्ठी लिपि अंकित की गई है। इनके सिक्कों पर जो शिव से संबंधित चिन्हों का अंकन किया गया है, उससे यह पता चलता है कि यह शैव धर्मानुयायी थे, शैव मत को मानने वाले थे। और इस कुषाण वंश का महानतम शासक कनिष्क था, जो 78 ईस्वी में शासक बना, और इन्होंने अपने राज्यारोहण की तिथि से एक नए संवत का प्रारंभ किया, जिसको शक संवत के नाम से जाना जाता है। कनिष्क ने चीन के शासक पान चाओ से युद्ध किया था, जिसमें प्रथम युद्ध में तो कनिष्क की हार हुई थी, लेकिन दूसरे युद्ध में वह विजयी हुआ। इस तरह कनिष्क ने अंतर्राष्ट्रीय राज्य भी स्थापित करने का प्रयत्न किया। इस कनिष्क के शासनकाल में ही चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन वन में हुआ, और इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इस समिति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया, और कनिष्क ने बौद्ध धर्म के महायान शाखा को प्रश्रय दिया। इस कनिष्क के समय में ही भारत में 2 नवीन कला शैलियों का जन्म हुआ, जिन्हें गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली के नाम से जाना गया। इस तरह आज का अंक समाप्त हुआ, जिसमें हमने मौर्योत्तरकालीन भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमण, उनके प्रभाव और इसके अंतर्गत हिंद यवन, शक, पार्थियन और कुषाण शासकों के बारे में जाना। आज का अंक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।